नदियों के और देशभक्तों के इस पवित्र मंच पर विराजमान सभी देश बंधु, भक्तों, बहनों, भाइयों, इस कार्यक्रम के आदरणीय लखनलाल आर्य जी अदिति इसका संचालन कर रही हैं। तो योग्य उत्तराधिकारी राजकुमार यदि समय से तय कर लिया जाता है तो बड़ा अच्छा रहता है, और बेटी उसको बहुत उत्तमता से निर्वहन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, तो देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे से पूर्व वक्ता रहे परम आदर वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल नरूला जी, माता चंद्रकांता शांति जी, आदरणीय सुरेश गर्ग जी, और आज पहली बार कार्यक्रम से जगाधरी से हमारे बीच में जुड़े हैं श्री ऐसे अपने साथ, उनको देख करके बहुत अच्छा लगा। आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी संक्षेप में बड़ी गूढ़ लेकिन सरल शब्दों में बात कह जाते हैं। उनकी विद्वता का रस बड़ा आनंदित करता है। हमारे सभी उपस्थित महानुभाव जिनके भीतर देशभक्ति की एक ज्वाला धधक रही है, जीवन निकल गया। परम आदरणीय बहन दया आर्या जी जब बताती हैं कि हम किन किन के साथ रह करके कैसे कैसे राष्ट्रभक्ति के काम किए हैं, तो ऐसी वंदनीय अभिनंदनीय बहन को देख करके भी प्रसन्नता होती है, उनके भजन सुन करके भी बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार हम सब पर अपने आशीर्वाद की छाया माता चंद्रकांता जी और परम आदरणीय अनिल नरूला जी बरसाते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये और भी प्रसन्नता का विषय है कि इस मंच पर नए बच्चे भी हमको दिखाई देते हैं। जब तक युवा साथ साथ नहीं दिखाई देगा, तब तक कोई बात बनती नहीं। यहाँ पर हमें अपने बच्चे भी दिखाई देते हैं साथ साथ बैठे हुए, तो ये हमारे लिए और भी अधिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि युवाओं के लिए ही ये धरती उपभोग के लिए, आर्यों के लिए जब परमपिता परमेश्वर ये कहता है कि मैंने ये धरती आर्यों को दी है, तो ये वास्तव में उन युवाओं को ही दी है जो आर्य होकर के देश जागरण का, धर्म जागरण का कार्य करने में अपने आप को समर्पित करते हैं। अब अपने विषय पर हम आते हैं। कल हम बता रहे थे महाभारत काल के बारे में, आज हम उससे आगे चलेंगे। थोड़ा सा इसको करो बेटा, उसको। मेरे पास भी मेरी अदिति बैठी है बेटी, वो मेरी हेल्प करती है इसमें, जो है। करो बेटा। तो ये आज हम चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश का ये नक्शा है
इसमें ये इतना विशाल साम्राज्य नंद वंश का है। भारतीय तिथिक्रम और वंशावलियों के अनुसार नंद वंश का शासन ईसा पूर्व 1664 से 1596 के मध्य आरंभ होना माना गया है। यानी कि महाभारत के लगभग 1500 वर्ष पश्चात इस वंश का शासन हमारे यहाँ पर आया। पुराणों में इसे महापद्म नंद कहा गया है, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। 344 और 322 ईसा पूर्व के बीच नंद वंश ने उत्तरी भारत में मगध पर अपना अधिकार किया, जो आजकल पटना की तरफ का जो क्षेत्र होता है। नंद राजधानी पूर्वी भारत के मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के पास स्थित हुआ करती थी। बौद्ध और जैन परंपराओं के साथ साथ संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस से भी इसके प्रमाण हमको मिलते हैं। नंदों ने अधिक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना करके अपने हर्यक और शिशुनाग पूर्वजों की उपलब्धियों का प्रसार किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने एक नई मुद्रा और कराधान प्रणाली को अपनाने के परिणाम स्वरूप विशाल संपत्ति अर्जित की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने अंतिम नंद शासक को पराजित कर उसे सत्ता से हटा दिया था। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद इस राजवंश के संस्थापक थे और वे शिशुनाग सम्राट महानंदिन के पुत्र थे। इनके शासन काल की राज्य व्यवस्था और इनके वंश पर विशेष अनुसंधान शोध करने की आवश्यकता है। कई लोग बड़े बड़े साम्राज्यों को, बड़े बड़े सम्राटों को जाति विशेष से बांधकर देखने का प्रयास करते हैं और हमको इसमें कुछ विशेष रुचि भी पैदा होती है कि ये राजा मेरा था, और यदि उसके साथ कहीं अन्याय होता हुआ दिखाई दे उसके अपने दृष्टिकोण से, तो हम उसको भी ईर्ष्या भाव से देखते हैं। जिस समय ये नंद वंश के शासक शासन कर रहे थे, उस समय हमारे यहाँ पर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सभी कुछ हमारी अपनी जो आश्रम व्यवस्था थी और दूसरी चल रहा था। सारा समाज शासित और अनुशासित होकर के, मर्यादित होकर के, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहा था। कालांतर में अपने पूर्वजों को भी हमने जातियों में बांटने की मूर्खता की। ये किसी भी जाति के साथ हो सकता है, मैं किसी भी एक जाति के लिए नहीं कह रहा हूं। तो ये हमारे महान पूर्वजों के साथ हमने स्वयं ने अन्याय किया है। हम ये भूल गए कि इतिहास एक पवित्र गंगा है। इसकी धारा शाश्वत है, सनातन है, इसमें निरंतरता है। इसकी प्रवाहमानता किसी राष्ट्र की संस्कृति और समाज की प्रवाहमानता को प्रमाणित करती है। यदि इतिहास की प्रवाहमानता कहीं बाधित, कुंठित या अवरुद्ध होती है, तो समझो वह देश और समाज भी कहीं ना कहीं बाधित, कुंठित और अवरुद्ध होकर खड़ा हो गया है। जिस देश व समाज की इतिहास की गंगा की पवित्र धारा लुप्त हो जाती है, वह देश और समाज अपना अस्तित्व खो बैठता है। इसलिए इतिहास की पवित्र धारा को अथवा गंगा को निरंतर प्रवाहमान रखने के लिए इसको प्रदूषण मुक्त किया जाना समय की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक होता है और इसी उद्देश्य से हम भारत को समझो अभियान के अंतर्गत अपनी इन चर्चाओं का आयोजन कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने दें।
उनको जातियों में बांधना भी अन्याय है। मैं आज भी इस बात को जब समाज में देखता हूँ तो कष्ट होता है। महापुरुषों को, पूर्वजों को उनकी मूल धारा में रखते हुए हम उनका सम्मान करें, इसी में ज्यादा अच्छाई है और सच्चाई भी है। अब मैं दूसरी बात यहाँ पर एक कहनी चाह रहा हूँ कि हमारे देश का जो विस्तार था, जो मैं कल भी जिस पर चर्चा कर रहा था, जब इन राजाओं का, चाहे वो नंद वंश वाले थे या इन बाद भी आएंगे अभी, तो उस समय भारत के लोग दूर दूर देशों में जा जा करके इस प्रकार अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीछे भी कारण ये था कि इनकी सोच, इनका चिंतन, इनकी कार्यशैली आर्यों जैसी कार्यशैली थी, अर्थात अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भी सुदूर देशों में लोगों को भेजा, जिससे सारा संसार आर्य संस्कृति के अधीन रह करके काम करता रहा। जापान में अभी भी ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको देख करके यह स्पष्ट आभास हो जाता है कि ये सारी की सारी आर्य परंपराएं। उनके सामाजिक रीति रिवाजों में, वैवाहिक समारोहों में या और दूसरे ऐसे ही सामाजिक परंपराओं में हम भारतीयता को खोज सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी छाया देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुश्ती जब होती है, जिसको द्वंद्व युद्ध हमारे यहाँ पर कहा जाता है, कुश्ती शब्द उर्दू का है, लेकिन ये द्वंद्व युद्ध शब्द जो है, यही जो द्वंद्व करता हो उसको कृष्ण जी ने द्वंद्वायु कहा है, द्वंद्वायु। और इसी से बिगड़ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मैं खास तौर से देखता हूं कि उस शब्द को द्वंद्वा के नाम से बोलने लगे ये लोग। तो सही शब्द है द्वंद्वायु। इसी प्रकार से गीता के प्रथम श्लोक में एक शब्द आया युयुत्सु, और महाभारत में युत्सु कौरवों का एक भाई भी था। तो ये युत्सु जो युद्ध की इच्छा करता हो, तो जापान में लोग यदि सु बोलते हैं गया, जैसे यव जो है संस्कृत में जौ के लिए कहते हैं, और उसका बिगड़ करके मतलब यव का बिगड़ करके जौ हो गया। मैं पहले भी बता रहा था कि यव से ही बिगड़ करके यावा, और यव से यावा से बिगड़ करके जावा हो गया। तो जावा सुमात्रा जो द्वीप हैं, देश हैं, उनमें जो यव की आकृति वाला है वो जौ की आकृति वाला जावा। तो ऐसे ही युयुत्सु का जुजुत्सु हो गया। अब मंगोलिया की तरफ हम चलते हैं तो वहां पर दिनों के नाम बिल्कुल आपके आपके ही नाम लिए गए हैं। कल हम संडे मंडे ट्यूसडे की बात कर रहे थे, आज हम उधर चलते हैं तो मंगोलिया जो कि आपका अपना देश रहा है, जहां पर आपकी आर्य संस्कृति फली फूली है, वहां की परंपराओं को मिटाने के लिए जब इस्लाम की नंगी तलवार पहुंची, तो उन लोगों ने भारत का साथ लेते हुए, भारत के साथ दोस्ताना मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए इस्लाम की उस तलवार का भरपूर विरोध किया था, जिस पर मैं पूर्व में कई बार बता चुका हूं। तो अब वहां की संस्कृति में देखिए, आदित्य वहां रविवार को कहते हैं, और रवि मीन्स सूर्य, तो आदित्य माने भी सूर्य। तो आदित्यवार, वो वार तो नहीं जोड़ते हैं लेकिन आदित्य शब्द रखते हैं।
इसी प्रकार वो सोमी है, सोमवार को कहते हैं। अंगरख मंगलवार को कहते हैं, मिलता जुलता शब्द है। बुद्धि है, बुधवार को कहते हैं। इसी प्रकार शुक्र शुक्रवार को कहते हैं, बृहस्पतिवार का नाम थोड़ा अलग है। शनिचर, जिसको हमारे यहाँ पर भी लोग शनिचर बोलते हैं, संस्कृत का शनैश्चर है। शन है, सन है चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला। और शनि, शनि जो ग्रह है उसकी चाल बहुत धीमी होती है। सन है चलने वाला है, इसलिए उसको शनैश्चर बोला जाता है। और शनैश्चर वाला ही जो है बिगड़ करके हो गया शनिचर। इसको मंगोलिया के लोग सनाचिर के नाम से बोलते हैं, सनाचिर। अब ये जो हम सब देख रहे हैं, कल भी हम कुछ देशों के बारे में बता रहे थे कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज किस प्रकार भारतीयता से मेल खाते हैं, किस प्रकार भारत से ओतप्रोत हैं, भारतीयता से अभिभूत हैं। तो इस पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे नदी जब बहाव बदलती है तो बहाव तो बदल जाती है लेकिन गड्ढे छोड़ जाती है, और उन गड्ढों में बहुत देर तक वो खाल खड्डे के रूप में लोग उनको देखते रहते हैं। पशुओं की चुगाई उसमें करते रहते हैं, झाड़ झंकाड़ उसमें खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से कई स्थानों पर तालाब बन जाते हैं। गांवों में जितने अधिकतर तालाब आपको मिलेंगे, सब कभी न कभी किसी न किसी काल में कोई नदी बही थी, और नदी वहां से अपनी धारा को बदल करके दूर चली गई। तो वहां पर जो गड्ढा रह गया, वो गड्ढा जो है वो तालाब के रूप में प्रयोग होता रहा बाद तक। ऐसे ही इसी उदाहरण को हम देखें कि जैसे नदी बहाव बदलते समय गड्ढे छोड़ जाती है, वैसे ही जब किसी संस्कृति का कहीं से विलुप्तीकरण होता है या उसको मिटाया जाता है, तो भी उसके कुछ चिन्ह, पद चिन्ह जिनको बोलते हैं, वो रह जाते हैं। उन पद चिन्हों को देख करके विद्वान लोग उस देश के मूल निवासियों की पहचान करते हैं कि ये किस संस्कृति से जुड़े रहे थे, और उस संस्कृति को मानने वाले लोग अब कहाँ रहते हैं। तो जो मंगोलिया में, जापान में, श्यामा में, बर्मा में, आदि अन्य देशों में, थाईलैंड में इस तरीके से लोग दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं उन पर भारतीयता की रंगत चढ़ी दिखाई देती है। तो विद्वान लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि इन चीजों को मानने वाले लोग, वेदों वाले लोग भारत में रहते हैं। जो आर्य लोग थे, उन लोगों की संस्कृति का प्रभाव इन लोगों पर पड़ा। हमने अपना बहाव वहां से बदल लिया, या हमको वहां से भगा दिया गया, या हमारी संस्कृति वहां से विनष्ट कर दी गई, कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन हमारी परंपराएं यदि वहां पर आज भी उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत कर रही हैं। पर हम उलझ करके रह गए कहाँ? मुगलों पर शोध करने में। शोध करनी चाहिए थी कि हम कहाँ तक थे, कौन थे, क्या थे, कहाँ तक हमारा साम्राज्य विस्तार था, किस प्रकार लोग हमसे प्रभावित होते थे। लेकिन शोध करने लगे हम उन पर जो उल्टा हमारा ही विनाश कर रहे थे। अब ये सोच बदलनी होगी, शोध की सोच बदलनी होगी, तो बोध होगा, और बोध होगा तो पता चलेगा कि भारत है क्या, भारत की पहचान क्या है, भारत कहां तक फैला पड़ा है। 25 अक्टूबर 2022 को दैनिक जागरण में एक समाचार छपा। आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों के लिए सचमुच गौरव की बात कही जाएगी। आज भी 15 देश ऐसे हैं जिनमें भारतीय मूल के लोगों का शासन पर सीधा अधिकार है। जैसे ऋषि सुनक आए हैं अभी ब्रिटेन में, ऐसे 15 देश हैं।
और 60 से अधिक देश ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई भारतीय मूल का मंत्री, कैबिनेट मंत्री काम कर रहा है। इस प्रकार 78 देश दुनिया में इस समय ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई भारतीय मूल का व्यक्ति राजनीति में रह करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी न किसी मंत्री मंत्रालय में बैठा है या कहीं ना कहीं किसी न किसी देश का शासनाध्यक्ष है। यदि हम अपने चिंतन की दिशा को बदल दें और ये जो 78 देशों में इस तरीके से हमारी कहीं ना कहीं सीधी धमक है, उन लोगों के साथ आत्मीय भाव रखते हुए बना करके और उनके साथ एक गठबंधन की तैयारी हम करें। जैसे इस्लामिक राष्ट्र वाले अपने गठबंधन की बात करते हैं, ईसाई वाले अपने की बात करते हैं। यदि हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इन लोगों को अपने साथ जोड़ने का सांस्कृतिक आधार पर ही सही प्रयास करें तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे। लेकिन दुख उस समय होता है जब हम यहीं पर भी रह करके आपस में जातियों के नाम पर लड़ने लगते हैं, आर्य और हिंदू के नाम पर लड़ने लगते हैं। क्यों लड़े जी? हम सभी अपने आप को एक गमले के फूल क्यों नहीं मानते? आवश्यकता उसी बात की है, तभी हम जाकर के अपने इतिहास के बारे में सच को जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मंगोलिया में आज भी आयुर्वेद को ही प्राथमिकता दी जाती है। बर्मा जो कि ब्रह्मा शब्द से बना है, वहां के रीति रिवाज आज भी भारतीय हैं। वहां पर आज भी ग्राम देवता का मंदिर होता है, उस पर एक ध्वजा लहराती है और गांव के लोग किसी भी विशेष फंक्शन के समय, समारोह के समय आगंतुकों का स्वागत सत्कार बाहर जाकर के करते हैं। ये भारत की परंपरा है। विवाह शादी समारोह जब हमारे यहाँ पर होते हैं तो हम आने वाली बारात का, वर यात्रा शब्द है वो, वर यात्रा का स्वागत गांव से बाहर जाकर करते हैं। जब राजा महाराजा किसी के यहाँ पर अपना प्रस्ताव भेजते थे कि आप अपनी बेटी का डोला हमको दीजिए, यदि वह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता था तो राजा जिसके यहाँ पर वो बरात्रा आ रही होती थी, अपने मंत्रियों सहित शहर के बाहर जाकर के, किले के बाहर आकर के, गणमान्य लोगों के साथ आकर के आने वाली वर यात्रा का स्वागत सम्मान करता था। स्वागत सम्मान की वो परंपरा भारत में आज भी देखी जाती है। जब वर यात्रा आती है तो लोग इसी तरीके से करते हैं। इनमें भी इतिहास छुपा हुआ है, इनमें भी भारत छुपा हुआ है, भारत की परंपराएं छुपी हुई हैं। क्या परंपराएं रही हैं स्वागत सत्कार की? अतिथि देवो भव है। अतिथि देवो भव है, इसीलिए उसके कदमों का सत्कार करते हैं। उसके पग रखे उसने हमारी धरती पर, उसका स्वागत करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। वही परंपरा बर्मा में आज तक देखी जाती है, भारत की परंपरा। हम बर्मा को अपने से दूर का मानने लगे, अगर बर्मा कहीं ना कहीं भीतर से आत्मिक धरातल पर हमसे जुड़ा हुआ अनुभव करता है, हमारी परंपराओं का निर्वाह करके। हम गंगा जमुनी संस्कृति बनाने में लग गए, जो हमारे लिए आत्मघाती हो रही है, जो हमको मिटा रही है। जितनी गालियां हैं उनके यहाँ पर, उन सबको अपनाने लगे गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर। जितने उल्टे सीधे काम होते हैं उनको मानने के लिए तैयार हो गए। और वो लोग जिनके यहाँ से हम सिमट करके यहाँ रह गए हैं, वो लोग हमें आज तक याद करते हैं। आजादी के बाद हमने कभी उनको अपने साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया, जो कि होना चाहिए था। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत अभियान का इतना बड़ा प्रारूप सामने आना चाहिए कि जहां जहां पर इस प्रकार की भारतीय परंपराएं आज भी जीवित हैं,
उन पर अनुसंधान हो, शोध हो और उनको आत्मिक धरातल से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार देते हुए अपने साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। पंचायत घर में वहां पर अतिथि गृह होता है जो सार्वजनिक होता है। तो ये जो आज हम देखते हैं कि कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये धारणा दूसरी है। ये तो अब स्थान नहीं रहे, दिलों में स्थान नहीं रहे, तो घरों में लोगों को ना बैठा करके अतिथि गृह में बैठा रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर वो नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट सेंटर है जो नास्तिक है भीतर से। इनमें अतिथि देवो भव की भावना नहीं है। ये तो बाहर के आदमी को बाहर से बाहर विदा करो, ये तो वो सोच है। लेकिन बाहर का व्यक्ति भी मेरा मेरा परिवार का व्यक्ति आ रहा है, ये सोच भारतीयता की है। राज्याध्यक्ष को वहां के लोग अभी भी अधि अधि कहते हैं। अधि अधि का अभिप्राय है अधिपति। थोड़ा सा शब्दों के साथ तालमेल बैठाने का हम प्रयास करें, सोचें कि ये अधि अधि है क्या। अधिपति संस्कृत का शब्द। श्याम देश में तो अयोध्या चोलपुरी राज सीधे संस्कृत के आपके नाम है, वेदों में आए हैं। जरा देखिए कितनी आत्मीयता से आपसे आपके साथ तारतम्य स्थापित किए हुए हैं। सिंगापुर, आज भी हम सिंह को उच्चारण करते समय सिंह बोल देते हैं, शेर को। यदि सिंगापुर जो सिंहपुर है, अंग्रेजों ने उसकी स्पेलिंग करी सिंगापुर, PORE, पुर नहीं, PUR नहीं, PORE, सिंगापुर। और हमारी ये, क्योंकि हम तो बबून हैं, ये जो बंदर है, जो नकलची बंदर होता है उसको वो बबून कहते हैं। एक बंदर होता है एक विशेष प्रजाति का। जब हमने अपनी धोती कुर्ता छोड़ी, टोपी छोड़ी और अंग्रेजों की पैंट पतलून पर आए, तो उन लोगों ने हमको बबून कहना आरंभ किया। नकलची बंदर थे ना हम, तो वहां से बबून से बाबू शब्द आ गया हमारे लिए। अब बाबू कहला करके अब बड़े राजी होते हैं, जबकि बबून है कौन? नकलची बंदर। और हम नकलची बंदर क्यों हैं? क्योंकि हम सिंगापुर को सिंगापुर ना कह, सिंहपुर ना कह करके सिंगापुर ही बोलते हैं। उसमें ही आनंद मिलता, क्योंकि हम बबून ठहरे। बबून तो नकलची है ही। तो ऐसी जो स्थिति हमारी है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। ब्रह्मचारी कैलासम, मलाया के रहने वाले स्वामी सत्यानंद उनका उपनाम था। मलाया में जाकर के बस गए थे। उन्होंने मलाया के इतिहास की झलक एक नाम की एक पुस्तक लिखी, और उसमें देखा, पढ़ोगे तो सारा का सारा मलाया आपको ये लगेगा कि वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत है। और ये उस समय की बात है जिस समय के इन राजाओं की बात हम कर रहे हैं। उस समय तक आपकी संस्कृति वहां पर जो की त्यों काम कर रही थी। लेकिन हमारे भीतर एक नैरेटिव सेट किया गया कि आप तो गुलाम रहे हो, प्राचीन काल से गुलाम रहे हो, तुम्हारा कहीं कुछ था ही नहीं। और इस नीरसता भरे इतिहास ने हमें इस बात को मानने के लिए प्रेरित किया है, बाध्य किया है, और हमने उस बात को मान लिया। जबकि यदि इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, ब्रह्मचारी कैलासम जी की पुस्तक जो मैं बोल रहा हूं, मलाया के इतिहास की झलक, तो लगेगा कि मलाया सारा का सारा वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत रहा है। सारा कुछ बताया, खोल खोल करके बताया। जावा, सुमात्रा, बाली, ये सारे संस्कृत के नाम हैं। और बाली के लोग तो आज भी अपने आप को वैदिक धर्मी कहते हैं, उसी में प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।
अपने परिवार को लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, और यदि कहीं मेल की थोड़ी सी भी संभावना हो तो उसके साथ हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन हमको तो पैरालाइज मार गया धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, और हमने अपनों को ही खोजना बंद कर दिया। अपने भीतर भी अपने आप को खोजना बंद कर दिया, हम थे क्या। आज भी कितने लोग कहां पर किस तरीके से हमारे लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, हम उधर को जाकर देखना चाहते ही नहीं। इंडोनेशिया, हिंद एशिया शब्द है, हिंद एशिया का बिगड़ करके इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं, वहां पर जो उनके राष्ट्रपति रहे हैं उनके भी हिंदी संस्कृत नाम, सुकर्णोपुत्री, सुकर्ण, कितना प्यारा नाम है, संस्कृत का नाम है सुकर्ण। मैंने बताया था आपको, याद होगा, प्रधानमंत्री नेहरू वहां पर गए थे। प्रधानमंत्री नेहरू जब वहां पर पहुंचे तो उनके लिए वहां पर रामायण का मंचन करवाया गया। अब नेहरू तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, उनको वो कहाँ अच्छी लगती रामायण का मंचन वहां पर हो। वो तो सोच रहे थे कि उनके धर्म की कोई ना कोई बात आएगी, उनके मजहब की कोई ना कोई बात आएगी, इस्लाम की, लेकिन वहां पर रामायण होने लगी। तो उन्होंने सुकर्ण से कहा, अपने पड़ोस में बैठे हुए राष्ट्रपति से, कि आप तो मुसलमान हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति सुकर्ण ने बड़ी मार्के की बात कही थी और उस एक्सीडेंटल हिंदू को बोलने से बंद कर दिया था, उसकी बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू, हमने मजहब बदला, पूर्वज नहीं बदले। मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। मैंने मजहब भी बदल लिया और पूर्वज भी बदल लिए, इतनी नहीं कही आगे की बात, जो नहीं तो उसका जो छद्म स्वरूप था वो वहीं क्लियर हो जाता। खैर, बाली द्वीप वाले अपने आप को आज भी वैदिक धर्मी मानते हैं। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था वो ज्यों का त्यों अपना करके चल रहे हैं। इंडोनेशिया से एक प्रतिनिधिमंडल आया था। इस देश के शिक्षा मंत्री, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया गया था, यानी कि मनुष्य को भी, मानव को भी संसाधन बना दिया। ये देखिए इनकी समझदारी, मानव भी संसाधन में हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय थे अर्जुन सिंह, और वो जो सरकारी प्रतिनिधिमंडल वहां से आया था इंडोनेशिया से, उसने आकर के कहा था कि आप हमको कुछ हिंदू साहित्य दीजिए। वो आज तक अपने आप को वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, और जो भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जो भी हैं, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, उन सब के लिए वो भारत की ओर ऐसे देखते हैं कि हमको प्रेरणा मिल सकती है, ये साहित्य मिल सकता है तो भारत में मिल सकता है। और आपको मालूम होगा, आश्चर्य होगा सुन करके, कि जब उन्होंने आकर के यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय में वो प्रतिनिधिमंडल आकर के मिला, तो उसमें लिखा हुआ देखा, हमारे विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने, उसमें लिखा था कि हमको हिंदू साहित्य चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सेकुलर होने के नाते हम हिंदू साहित्य नाम की कोई चीज नहीं रखते, इसको भारतीय शब्द करा के लाइए। उस प्रतिनिधिमंडल को इस बात को लेकर के ही वापस जाना पड़ा था। ये थी आपको मिटाने की शासन के स्तर पर तैयारियां, और जो चलती रही, निरंतर चलती रही। अब हम आगे आते हैं, ये मौर्य काल है, मौर्य वंश है, और इस मौर्य वंश में आप देख रहे हैं कितना बड़ा विशाल साम्राज्य, मौर्य वंश।
हम पहले बता चुके हैं, ईरान कभी आर्यन प्रदेश था, आर्यन से बिगड़ करके ईरान हो गया, आर्यन। अफगानिस्तान का नाम पुराना उपगण स्थान था, उपगण स्थान। ईरान के राजा तो अपने नाम के साथ सदा आर्य मेहर, सूर्यवंशी, आर्य, मिहिर सूर्य को भी कहते हैं, प्रयोग करते रहे। वहां की हवाई उड़ानों का नाम आर्यन ही है। आज तक वहां हमें यही पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग भारत से यहाँ आए थे। ईरान के लोग पढ़ाते हैं और गर्व के साथ पढ़ाते हैं कि हमारी संस्कृति का उत्थान उद्धार उस समय हुआ जब आर्य यहाँ पर आए थे। जबकि भारत में इसके विपरीत पढ़ाया जाता है। इस उल्टे को भारत में सीधा नहीं किया जा सकता। जो शीर्षासन की हुई व्यवस्था को यहाँ पर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे यदि कहेंगे तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप खुद भी क्या हो गए, सांप्रदायिक हो गए, कम्युनल हो गए। कुछ लोगों की आपत्ति होती है कि ऐसा करने से भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ये बात यहाँ पर नहीं कही जा सकती। मौर्य साम्राज्य के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हमको पता चलता है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। सिकंदर जैसा कोई अन्य व्यक्ति भारत की ओर आंखें उठाकर देखने का फिर साहस न कर सके, इसलिए चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य ने भारत की सीमाओं का गहनता से अध्ययन किया था। एक पौराणिक बंधु थे, उनके हमारे यहाँ पड़ोस में एक गांव है। एक ट्रक आकर के उनके घर में घुस गया था। दारू पी रखी थी शायद ड्राइवर ने, या स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो भी कारण रहा, उसमें वहां पर कैजुअलिटी हुई, एक दो व्यक्ति मरे। उसके बाद वो ट्रक पलटा, उसमें आग लगी, वो दुकान भी जली, उसका सामान भी जला। अब उसके बाद उन लोगों के भीतर एक स्वाभाविक बात होती है कि उनमें भय बैठ गया कि अब इसमें शायद नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन आ गया हो अब इसमें। इसका भया दोहन वो लोग करते हैं जो अपने आप को ज्योतिषी बताते हैं, या और दूसरे तरीके से लोगों के उस भय का दोहन करने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। एक सज्जन वहां पर जाते हैं, तिलक छाप, और जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि मैं अब इस दुकान को कील दूंगा और कीलने के बाद फिर इसमें यह घटना नहीं होगी। तो उनसे हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि अब तुम दुकान पर जाने लगे नहीं, कभी पंडित जी कल आएंगे, पंडित जी उसको कील देंगे, फिर उसके बाद हम जो है जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर लोगों को, ये तो दूसरी बात होगी, लेकिन हमारी देश की सीमाओं को भी कीला गया का अभिप्राय यहाँ पर होता है कि उनका सुदृढ़ीकरण किया गया, कीलने का, किलेबंदी कर दी गई उसकी। और वो किलेबंदी कैसे होती है? वो ऐसे नहीं होती जैसे उस आदमी को बहकाया गया था, बेचारे उनका तो जो दुख था उस दुख को ही उसने दोहन कर लिया उसके का। लेकिन वास्तव में क्या होता है? कीलना, किलेबंदी कर देना। और वो सीखना है हमको, तो इस काल से सीखना है जो अभी आप देख रहे हैं, मौर्यंस। ये जब हम वो पुस्तक अपनी ला रहे हैं, ये जो पुस्तक रूप में छप करके, अब मैंने पूर्व में जब आप लोगों ने इस पर विशेष रुचि दिखाई थी तो मैं उसी समय मैंने मन बना लिया था कि इसको अब संक्षेप में और कुछ अधिक लिख करके प्रकाशित कराया जाए, और पुस्तक की कीमत भी बहुत नियंत्रित होकर के नीचे आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अब उसको तैयार कराया गया है। तो उसमें ये मौर्यंस वाला न लगा करके मौर्य वंश लगाया गया है, दूसरा जो अपना हमारा हिंदी में जो होता है चित्र। तो इसमें किलेबंदी उस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य कर रहे थे। और जो मैप में इतना बड़ा भारत आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, टैक्सिला, ऊपर तक्षशिला जो होती है, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली के लिए है, और ऊपर जो ये खाली जगह जो पड़ी है ये आज के पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे जाकर के अफगानिस्तान और फिर थोड़ा सा इराक का भी क्षेत्र,
ये जाकर के इतना बड़ा जो भारत बनता है, इस भारत की सारे की सुरक्षा के लिए इसकी किलेबंदी की गई, इसको कीला गया, मोटी भाषा में कहें। और वहां पे जाकर के खड़े होकर के, जहां पर ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाकर के चंद्रगुप्त और चाणक्य जाकर के खड़े हुए। जैसे अभी जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन करके आए, तो वो जाकर के अरुणाचल के तेजपुर में जाकर के खड़े हो गए थे और वहां पे जाकर के अपने सैनिकों से पूछा था, ये इधर की तरफ जो खाली पड़ा है, ये चीन से लगता हुआ क्षेत्र जो इस नीले से बाहर को जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाकर के मोदी खड़े हुए थे। इनसे जाकर के पूछा था कि बताइए जरा, भारत की और चीन की लड़ाई यदि होने लगे तो चीन कितनी देर में हमारे यहाँ पर आ जाएगा? उन्होंने कहा 24 घंटे में वो हमारे भीतर घुस करके आगे तक धड़ाधड़ जा करके हमला बोल देगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना अगर यहाँ पर आने लगे तो कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा कि 48 से 72 घंटे। अच्छा, तब उन्होंने आज हमारे देश के प्रत्येक सीमावर्ती गांव में ऐसी मजबूत सड़कें बनाई गई हैं कि यदि हमारे देश के टैंकों को वहां पर जाना पड़े तो धड़ाधड़ उन पर जाकर के खड़े होकर के जाकर के सीना तान करके शत्रु का सामना कर सकते हैं। युद्ध सामग्री से लदे हुए कोई भी वाहन, टैंक तो वैसे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं, लेकिन युद्ध सामग्री को भेजने के लिए आज पूरी सुविधाएं वहां पर दे दी गई। तो यही कार्य है, उस समय हम किसी पार्टी की प्रशंसा या किसी की आलोचना में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं और प्रसंगवश बता रहे हैं कि यही स्थिति उस समय इस क्षेत्र में की गई थी, जो मैं अब यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जाकर के इतिहास का इस तरीके से जब वर्णन होता है, जब उसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी प्रस्तुति जब सही की जाती है, तो पता चलता है कि हमारे भीतर राष्ट्रबोध का भाव जागृत होता है। इतिहास बोध इसी को कहते हैं। हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया, एक ये भाव है। एक ये है कि हमारे लोगों ने बहुत कुछ किया और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने कोई काल ऐसा नहीं छोड़ा जब अपने आप को समर्पित करके नहीं रखा। तो यहाँ पर इन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया और उस समय देश की किलेबंदी करके देश को सुरक्षा प्रदान की। एक विशाल साम्राज्य खड़ा करके भारत की सीमाओं की सुरक्षा का तंत्र इन दोनों महान नायकों ने उस समय इतनी मजबूती से खड़ा किया कि अगले कई सौ वर्ष तक विदेशी आक्रमणकारी इस मातृभूमि की ओर, हमारी भारत भूमि की ओर झांक भी नहीं पाए थे। इसको इतिहास बोध कहते हैं। यह है भारत को समझने की परंपरा। इससे पता चलता है कि भारत क्या था और भारत में क्यों इसके बाद भी वैज्ञानिक आविष्कार होते रहे। इसके कई सौ वर्ष बाद जाकर के हमारे यहाँ मीर, वराह मिहिर पैदा हुए, मेधातिथि इसके बाद पैदा हुए और दूसरे ऐसे कई वैज्ञानिक ऋषि इनके बाद पैदा हुए। लेकिन वो तब पैदा हुए थे जब उस समय इस देश की किलेबंदी के लिए चाणक्य खड़े हो गए थे और उन्होंने उस सुरक्षा का माहौल बनाया था। इस शस्त्र से हम शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, आप आराम से अनुसंधान कीजिए। और वो ऐसी सुरक्षा बंदी थी कि अगले कई सौ वर्ष तक, यानी कि ये है 322 ईसा पूर्व की घटना, और जो बात हम देखते हैं फिर आगे जाकर के जो आक्रमण होता है 712 में होता है। तो 712 और 322 ईसा पूर्व यानी 1000 वर्ष तक इस देश की ओर कोई विदेशी आक्रमणकारी बड़ा हमला करने का साहस नहीं कर पाया। छुटपुट घटनाएं तो हुई, 638 से आरंभ हो गई थी, लेकिन बड़ी घटना कोई नहीं हुई थी। उस समय भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने छोटे छोटे राज्यों को, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। आज सरदार पटेल की बात हम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी रियासतों को एक कर दिया था। विशेष रूप से आदरणीय व्यास नंदन जी मेरी बात पर ध्यान देंगे। आज हम इस बात पर विशेष चर्चा करते हैं कि हमारे देश के सरदार पटेल एक ऐसे महानायक हुए जिन्होंने इतनी सारी रियासतों को एक कर दिया था। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते कि ये तो किसी के उत्तराधिकारी हैं, किसी के वैचारिक मानस पुत्र हैं। और वो मानस पुत्र किसके हैं? वो हैं चंद्रगुप्त के, चाणक्य के, जिन्होंने ईसा से 322 ईसा पूर्व जो ये घटना को अंजाम दिया था, एक बड़ा काम करके दिखाया था। क्या काम कर रहे थे उस समय?
छोटे छोटे राज्यों को इन दोनों इतिहास पुरुषों ने समाप्त कर विशाल साम्राज्य खड़ा करके भारत में राष्ट्रवाद की पुरानी परंपरा को सफलतापूर्वक स्थापित किया। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पुरानी परंपरा। जैसे हम जब किसी को देखते हैं कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो इसका अभिप्राय है कि इससे पहले भी ये सब था, उसको कोडिफाइड किया गया, उसको संहिताबद्ध कर दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, जोड़ लिया गया, कहीं इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन ज्ञान तो पहले से था। तो चरक संहिता में केवल वो चीज है जो पहले से थी, लेकिन चरक जी ने उसको एक साथ ला करके कोडिफाइड कर दिया। तो राष्ट्र का भाव तो आपके यहाँ पे तो रामायण काल से चला रहा, और कहूं कि जिस समय राष्ट्र की अवधारणा को साक्षात रूप दिया गया था, मूर्त रूप दिया गया था मनु जी के जमाने में, उस समय से आपके यहाँ चली आ रही है। तो उस परम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतिहास को कड़ियों के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता है। घटनाओं की कड़ियों से एक श्रृंखला बना करके देखने की, समझने की आवश्यकता है। तब भारत को समझो का जो हमारा संकल्प है वो साकार रूप होता हुआ दिखाई देगा। है क्या? तब दिखाई देगा कि ऐसे सिपाही सरदार पटेल युग युगों में खड़े रहे हैं, जिनके कारण देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रही है, और उनके प्रयासों के कारण इस देश में मेधातिथि और वराहमिहिर पैदा हुए हैं, या उन्होंने बड़े काम करके दिखाए हैं। तो ये इन दोनों महापुरुषों के इस प्रयास से हमें इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कभी नहीं रही, और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मुगलों या अन्य विदेशी शक्ति सत्ता का विशेष योगदान रहा है। इन दोनों के पुरुषार्थ से यह बात हमें पता चलती है कि उन्होंने भारत के आर्य शासकों की पुरानी परंपरा को स्थापित कर भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा को आगे बढ़ाया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद विस्तार स्वरूप हमारे सामने आया। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बना और विश्व भर में फैल गया। यद्यपि अशोक ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म की अहिंसा को अपनाया, उससे भारतीय क्षत्रिय धर्म की परंपरा को क्षति भी हुई। जो इतिहास का सत्य है उसको भी स्वीकार करके चलना चाहिए, अति नहीं हो जानी चाहिए कहीं। एक सम्राट ने शस्त्र फेंक दिया और शास्त्र को लेकर के बैठ गया, तो ये उसने अपने धर्म के विपरीत आचरण किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। यह वही अर्जुन था जो रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के छुप करके बैठ गया था और कहने लगा था कि युद्ध नहीं करूंगा। जब क्षत्रिय इस तरीके से युद्ध से मुंह फेर लेते हैं, पीठ फेर लेते हैं, तो धर्म की हानि होती है, क्योंकि वह अपने धर्म से विमुख हो गया। और जब धर्म की हानि होती है तो मानवता की हानि होती है, क्योंकि धर्म ही मानवता है। अब अगले ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भगवा कलर में दिखाया गया है, ये सुंग वंश, सुंग वंश के बारे में भी विशेष जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। ये भारत ही है जहां अपने गौरवपूर्ण अतीत की बातें करना भी सांप्रदायिकता माना जाता है। लगता है कि हमने अपने अतीत के कड़वे अनुभवों से कोई शिक्षा नहीं ली है। पाकिस्तान का अस्तित्व भारत का 7वां और बांग्लादेश 8वां टुकड़ा है। क्या अनुसंधानकर्ता इस ओर ध्यान देंगे? सुंग वंश का साम्राज्य 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का था। ये देखिए कितना बड़ा विशाल साम्राज्य है। ये हमें तब और ज्यादा गहराई से देखने चाहिए कि जब हम
कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल के कई सारे सुल्तानों, अकबर, उसके बेटे आदि के साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं और थूक हमारा सूख जाता है मुंह में उनके गुणगान करते हुए, सुनते हुए या पढ़ते हुए। लेकिन हमारे लोगों ने भी ये साम्राज्य स्थापित किए हैं और इनके साम्राज्यों से बड़े साम्राज्य हैं ये, इस पर हम कोई ध्यान नहीं देते। इसके प्रमुख शासक का नाम पुष्यमित्र शुंग था। इतने विशाल क्षेत्र पर शासन स्थापित करके शुंग वंश के शासकों ने एक बार फिर भारत की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया। विकिपीडिया के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। यवन यद्यपि मूल रूप में भारत के आर्यों की ही संतान थे। हम यवन अक्सर मुसलमानों को कह दिया करते हैं, लेकिन यवन मुसलमान नहीं थे। यवन तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय भी यवन के लोग आकर के युधिष्ठिर के विरुद्ध लड़े थे। उस समय भी यवन थे, उस समय मुसलमान नहीं थे। लेकिन उस समय हमने प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी को, क्योंकि पहले से ही हम अपने देश में विदेशी आक्रमणकारी को या भारत से शत्रुता रखने वाले व्यक्ति को यवन कहते थे, इसलिए मुसलमानों को भी हमने इसी नाम से कहना आरंभ कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे फिरंगी शब्द आ गया। फिरंगी का मीनिंग लोगों ने निकाला है, फिरंगी विदेशी को कहते हैं, लेकिन फिरंगी विदेशी को नहीं कहते, बल्कि फिरंगी कहते हैं फ्रेंची को। फ्रेंची से बिगड़ करके फिरंगी हो गया। फ्रेंची यानी फ्रांसीसी। जो इंग्लैंड से आए थे वो अंग्रेज थे, और जो फ्रांस से आए थे उनको हमारे लोग फ्रेंची ना कह करके अपनी भाषा में फिरंगी कहते थे, और फिरंगी से फिर वो शब्द सबके लिए फिरंगी हो गया। इनके बारे में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। विकिपीडिया के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। यवन यद्यपि मूल रूप में भारत के आर्यों की ही संतान थे, परंतु उनके बारे में यह भी एक सत्य है कि वे भारत से प्रारंभ से ही ईर्ष्या द्वेष रखते आए थे। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में भी यवनों की ओर से दुर्योधन जैसे पापात्मा को सहायता दी गई थी। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि यवनों के द्वारा उस समय भारत पर आक्रमण किया जा रहा था और शुंग वंश के शासकों के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था, तो यह स्वाभाविक था, क्योंकि यवनों की ओर से किया गया आक्रमण भारत की संस्कृति को मिटाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया आक्रमण था, जिसका विरोध प्रतिरोध करना भारत के शासकों का परम दायित्व था। अपने परम दायित्व को निभाने में उस समय के शुंग वंश के शासकों ने अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उनका यह कार्य राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। समकालीन पतंजलि के महाभाष्य से हमें दो बातों का पता चलता है। पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए। उस समय एक आक्रमण में यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में भी लिखा है कि दुष्ट पराक्रमी यवनों ने साकेत, पंचाल और मथुरा को जीत लिया। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक में उल्लेख आया है कि यवन आक्रमण के दौरान एक युद्ध सिंधु नदी के तट पर और पुष्यमित्र के पोते और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। शुंग वंश के शासकों द्वारा वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करते हुए अशोक के शासन काल के दौरान आई कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी बात थी। अर्थात बौद्ध धर्म की जिन परंपराओं को अशोक ने अपनाकर
राजधर्म को कमजोर करने का प्रयास किया था, उनमें सुधार किया गया। यद्यपि यज्ञ में पशुओं की बलि देने की प्रथा वेद विरुद्ध थी, परंतु उस समय पौराणिकों के वर्चस्व के कारण शुंग वंश के शासकों के द्वारा पशु बलि पुनः आरंभ करा दी गई, जिससे बौद्ध धर्म के लोगों का शुंग शासकों से नाराज होना स्वाभाविक था। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने ईसा पूर्व 75 तक राज्य किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शुंगों का राज्य संकुचित होकर मगध की सीमाओं तक ही रह गया। उनके उत्तराधिकारियों कण्व भी ब्राह्मण वंश के थे। शुंग वंश का शासन संभवतः ईसा पूर्व 150। ये शुंग वंश के बाद अब आते हैं हम अलेक्जेंडर द ग्रेट। हमारे माननीय नरुला जी का विशेष लगाव है अलेक्जेंडर द ग्रेट से। तो ये देखेंगे आप, ये शासन उसका दिखाया जा रहा है। इस पर मैं पूर्व में भी उल्लेख कर चुका हूं, इसीलिए मुझे माननीय नरुला जी की बात याद आई है। उस दिन कह रहे थे आपकी ये दी ग्रेट क्यों लगा दिया। तो पिछली सदी की भयानक त्रासदी थी। थोड़ा सा इस संदर्भ में हम समझने का प्रयास करें। भारत विभाजन, जिसमें लाखों लोग जनसंख्या के अदला बदली मारे गए थे। आज देश में अराजकता की स्थिति है। भगीरथ को अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को हिमालय से धरती पर लाना पड़ा था, लेकिन हम अपनी आजादी के लगभग 10 लाख लोगों के मरने को शहादत तो दूर, उसे मरना भी नहीं मानते। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी तो नहीं किया। उनकी याद को यूं भुला दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी ये वो लोग, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, इसके समय से लेकर के और आज तक 1947 के इन 10 लाख लोगों तक हमने कितने करोड़ लोगों की, लाखों की नहीं, बलि दी है। और इतिहास से उनके खून के दागों को भी मिटा दिया अपने हाथों से। सोचा ही नहीं। हर बार गलती करते रहे कि ये खून नहीं है, पानी है, साफ करो। और अपने खून को पानी समझ करके हम साफ भी करते रहे और समझो कि उन्हें उसको पीते भी रहे। जब अपने आप ही अपना खून पिया जाता है तो उस व्यक्ति की मानसिकता को समझा जा सकता है। जो जाति, जो देश अपने पूर्वजों के खून का स्वयं प्यासा हो जाता है, तो संसार की संस्कृति आपको कहीं खड़ा रख नहीं पाता। इसलिए इस व्यामोह से, मकड़ जाल से, भ्रम जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता है। समय आ चुका है और समझने की आवश्यकता है कि नक्शों पर जो ये खून बिखरा पड़ा है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से दिखाया जा रहा है, इस खून को अपने देश से दूर रखने के लिए उस समय जिन लोगों ने छातियां तानी थीं, वो हमारे महान पूर्वज थे, जिन्होंने अपने सर कटाए थे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे देश की एकता और अखंडता के लिए। उन महान पूर्वजों के लिए हम क्या कर रहे हैं?
यदि इस बात पर विचार किया जाए तो समझने की आवश्यकता है कि भारत को समझो कि बलिदानी परंपरा, जो लोग कहते हैं कि हम तेगों के साए में पले हैं, बढ़े हैं, उनको ये समझाने के लिए कि हमने तेगों को तोड़ा है, मरोड़ा है और तेगों को हमने बनाया है और तेगों को उन्हीं के सीने में उतारा है। ये हम थे और केवल हम थे, प्रशंसा के लिए नहीं है, इतिहास के तथ्य बोल रहे हैं। ये नक्शा हमको बता रहा है कि हम कौन थे, क्या थे और हमने किस तरीके से सिकंदर को अपने देश के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया था। इसी को पूर्ण करके समाप्त करते हैं। बहुत ऐतिहासिक बात, गौरव और गर्व से भरी हुई बात। आप नोट करना चाहें उन तथ्यों को नोट कर सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री के एक लेख के अनुसार जब सिकंदर का और हमारे राजा पोरुस का युद्ध आरंभ हुआ, सम्राट पुरु के पुत्र के पहले ही प्रहार से घायल होकर सिकंदर घोड़े से गिर पड़ा। ये तथ्य आने चाहिए भारत को समझो के लिए। ये मालूम पड़ना चाहिए कि सम्राट पुरु का बेटा भी कितना वीर था, जिसके पहले प्रहार से ही ये विश्व विजय का सपना लेकर चलने वाला सिकंदर पहले प्रहार से ही, पहले दिन ही युद्ध भूमि में घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा था। जस्टिन नाम का इतिहासकार लिखता है, उसका घोड़ा भी मारा गया था। युद्ध तभी समाप्त हो जाता पर सिकंदर के कुछ वफादार सैनिक किसी प्रकार उसे बचाकर ले गए। कई लेखकों ने यह भी लिखा है कि सिकंदर तो अभी और आगे जाना चाहता था, पर उसकी सेना ने साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह युद्ध करते करते थक गई थी। क्या बेवकूफी के शब्द हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं, हमें भ्रमित करने के लिए। सेना थक गई थी, एक दिन में ही थक गई थी। हमने तो महाभारत के युद्ध 18-18 दिन लड़े हैं, कई कई साल के युद्ध हमने लड़े हैं। वो एक दिन में थक गई थी। क्यों थक गई थी? क्योंकि पहले दिन ही पुरु के बेटे ने ऐसा जोरदार तमाचा मारा था कि मैं युद्ध के क्षेत्र में घोड़े से गिर गया था और घोड़ा मारा गया था, अपने प्राण बचा करके भागा था। तो फिर उसके उस कायरतापूर्ण व्यक्तित्व को छुपाने के लिए ये मिथक गढ़ा गया और हम आज तक उसको कह रहे हैं कि सिकंदर जीत के गया था। और जस्टिन महोदय कह रहे हैं, रविंद्र अग्निहोत्री कह रहे हैं प्रमाणिक आधार पर कि वो जीता नहीं था, बल्कि हार करके भागा था। तो ये जो मिथक गढ़ा जाता है कि सेना युद्ध करते करते थक गई थी, ऊब गई थी और उसे घर की याद सताने लगी थी, थकान और ऊब विजयी व्यक्ति को थकाती है या हारे हुए को? सोचने की बात। कभी भी नहीं थकाती उसको, विजयी को कभी नहीं थकाती। जो हार जाता है उसको थकाती है, उसको घर की याद आती है, चलूं मां के पास। कहीं ये विवरण अपने गर्भ में सिकंदर की पराजय की कहानी तो नहीं छिपाए बैठे हैं? फारसी के प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार फिरदौसी, सुनिए, लिखिए, नोट कीजिए। फिरदौसी फिरदौसी क्या कहते हैं? 940 से 1020 में हुए हैं। ईरान के शासकों का क्रमवार इतिहास अपनी प्रसिद्ध कृति शाहनामा में लिखा है। शाहनामा, इसमें प्रसंगवश भारत पर सिकंदर के आक्रमण की चर्चा करते हुए उसने लिखा है। वह लिखता है, सिकंदर बद उप गोप्त कय नामदार दो लश्कर से कस्त सुद अज कारजार आमिदामो ददे मगजे मर्दुम खरद अमीन अले अस्प उस्तुखान बेस परदा दो मर्दीम हर दू दलिर जवान सुखन गुयो व मगज दू पहलवान। शाहनामा भाग 7, शाहनामा प्रेस, मुंबई, 1916, पृष्ठ 81। और इसका अर्थ है, युद्ध में अपनी सेना का विनाश देखकर सिकंदर व्याकुल हो गया।
फिरदौसी लिख रहा है, और उसने राजा पुरु से विनीत भाव से कहा। हमको क्या पढ़ाया जा रहा है कि पुरु को पराजित होकर के जब उसके सामने ले जाया गया तो उसने कहा कैसा व्यवहार किया जाए, जैसा एक विजेता राजा एक पराजित राजा के साथ करता है। यहां पर उसके सर्वथा विपरीत साक्षी आपको मिल रही है फिरदौसी के विवरण से, कि आपके राजा के सामने कैदी सिकंदर जाकर के लाकर के पटका जाता है, तब वो विनीत भाव से कहता है, हे मान्यवर, हम दोनों की सेनाओं का विनाश हो रहा है। इतना अच्छा प्यारा भाषण देने लगा, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैया याद आ गई। ये मैं दूसरे प्रसंग में 1 मिनट दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। बहादुर शाह जफर, जब आपके क्रांतिकारियों ने जाकर के कोतवाल धन सिंह और उसके साथ के और दूसरे लोग थे क्रांतिकारी, उन्होंने जाकर के जब उससे कहा कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ में और आपको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करते हैं, सारा देश आपके साथ है, तो उस बूढ़े बादशाह में भी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। यही वो बूढ़ा भारत था। 1857 क्रांति के लिए जो लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, वो बूढ़ा भारत बहादुर शाह जफर। उसमें जबरदस्ती करंट भर दिया क्रांतिकारियों ने, करंट अपना था नहीं, लड़ने के लिए खड़ा हो गया। तो जब उसने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, जोश में कह गया। थोड़ी देर में जब अंग्रेजों की मार पड़ी तो घंटे 2 घंटे बाद शेर बदल दिया। फिर कहने लगा बस जफर अब हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, दम दमे में दम नहीं और खैर मांगू जान की, बस जफर अब हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो कहने का अभिप्राय है, थोड़ी सी देर में उसको मैया याद आ गई। वही स्थिति 2 घंटे में ही सिकंदर की हो गई थी। ये शेर है उसका। उसने पहले ये कहा था युद्ध पर जाने से पहले, और 2 घंटे लड़ने के बाद उसका शेर बदल गया था। वही हालत जो है आपके इस सिकंदर की हुई थी। और इसने भी जाकर के विनीत भाव से जाकर के आपके राजा पुरु के सामने हाथ जोड़ करके कहा था कि महाराज, हम दोनों की सेनाओं का नाश हो रहा है। बड़ा अच्छा मीठा उपदेश देने लगा। वन के पशु सैनिकों के भेजे नोच रहे हैं और घोड़ों की नालों से उनकी हड्डियां घिस गई हैं। हम दोनों वीर योद्धा और बुद्धिमान हैं, इसलिए सेना का विनाश क्यों हो और युद्ध के बाद उनको नीरस जीवन क्यों मिले, जरा विचार कीजिए। अब आप भी जरा विचार कीजिए, ऐसे शब्द किसी पराजित के होंगे या किसी विजयी के होंगे? प्रमाण मैंने आपको दे दिया कहां पर लिखा है। तो प्लूटार्क, एक और दूसरा वैज्ञानिक मतलब इतिहासकार हुआ प्लूटार्क, PLU, प्लूटार्क ने सिकंदर के विलाप का वर्णन करते हुए लिखा है, भारत में मुझे हर स्थान पर भारतवासियों के आक्रमणों और विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे कंधे घायल कर दिए, गांधारियों ने मेरे पैर को निशाना बनाया, मल्लियों मालव जाति के लोगों मालव से युद्ध करते हुए एक तीर सीने में घुस गया और गर्दन पर गदा का जोरदार हाथ पड़ा। भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया और ये सब मुझे विख्यात प्रतिद्वंदियों से नहीं, अज्ञात बर्बर लोगों के हाथों सहन करना पड़ा। अज्ञात बर्बर लोग कौन थे? वो आपके आर्य पूर्वज थे, हिंदू वीर योद्धा थे। उनके लिए उसने स्वयं अपने संस्मरणों में लिखा है, यह भारत को जीतने वाले का अपनी उपलब्धियों पर गर्व से किया गया यशोगान है या हारे हुए का स्यापा। समझने की बात है। परेशान होकर के, व्याकुल होकर के, घबरा करके बोल रहा है। साथ में दिए गए मानचित्र से जो मैंने दिया है, इससे ये सारी बात स्पष्ट हो जाती है कि वह उसका जो, देखिए ये देखिए जो मैंने लिखा है कि ये 1 इंच भी भारत के भाग को, भूभाग को जीत नहीं पाया था, जो आज का भारत। और जैसे ही ये यहाँ से हटा था, भगाया गया था, तुरंत हम और भी आगे तक जा करके अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हो गए थे। यानी कि पुरु और भी अधिक भारत का विस्तार करने में, बृहत्तर भारत का निर्माण करने में सफल हुआ था। तो ये गर्व और गौरव के क्षण, गर्व और गौरव के पल
ये जो हमने पुस्तक तैयार की है, जिसका नाम हमने दिया भारत का इतिहास 25 मानचित्रों के आईने में, इसको हमने पूर्ण किया है इस आशा और अपेक्षा के साथ कि हम सभी जिस महान उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर हमें उस लक्ष्य में पूर्ण करें, सफल करें, और हम भारत को भारत के संदर्भ में समझने का अभियान चलाते हुए भारत की युवा पीढ़ी को भारत की आत्मा के साथ जोड़ने में सफल हूं। मैं प्रत्येक विद्वान का, प्रत्येक साथी का, इस मंच पर विराजमान प्रत्येक मूर्ति का, महायोद्धा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपके श्री चरणों में नमन भी करता हूं, विनती भी करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने तन मन धन से आगे जुटते हुए हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत आभार सुप्रसिद्ध इतिहासकार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। अदिति बेटा। जी पिताजी। सबसे पहले आचार्य प्रेम सचदेवा जी को आमंत्रित करिए, योगेंद्र यादव जी को आमंत्रित करिए, है ना? हाँ, एक मिनट जी। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी को आमंत्रित करिए, योगेंद्र यादव जी को, गोविंद यादव जी। जी आ जाइए प्रेम सचदेवा जी। माइक। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। गोविंद यादव जी। माइक तो हम खोल रहे, वो खोल नहीं रहे। हाँ हाँ। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, मुझे आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। दया, हाँ गोविंद यादव जी आइए। नमस्कार सब लोगों को। नमस्ते जी, नमस्ते। पहले तो वापस आ गए आपके, अभी वहीं पे हैं? कल चलेंगे, परसों पहुंचेंगे ललितपुर जी। ललितपुर मालवा से पहुंच जाएंगे 5 बजे सुबह, 5 तारीख को। परसों मॉर्निंग? हाँ 5 तारीख को जी। चलो चलो, हमारी शुभकामनाएं कि आप पहुंचो ललितपुर। बाकी बढ़िया लगा, अभी कार्यक्रम अच्छा लग रहा, और हर रोज हम तो समय का इंतजार करते हैं कि कब 8:15 बजे और हम बैठे बढ़िया सुने। और हम भी अभी मैं भी अभी बच्चों के साथ हूँ यहाँ इंदौर में, ललितपुर में भी नहीं, तो हम लोग भी सपरिवार ही लगभग सभी लोग बैठ के सुनते हैं और देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे थे, भाभी जी को भी देख रहे थे, वो सुन रही थी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिटिया बेटा सभी लोग बैठ जाते हैं, तो नहीं, अच्छा अच्छी लगता बात है। है। जी जी। आदिति बेटा, दया जी को बुलाओ। हाँ, एक मिनट। जी दादी दयार्य जी, आप आ जाइए। सभी को हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही अनछुए इतिहास के पन्ने उलट करके मानचित्र के माध्यम से समझाए। और पहले बचपन में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं, अनछुए तथ्य उदाहरण सहित, और किस प्रकार शब्द विकृत रूप में हमारे सामने हैं, उनका असली अर्थ से क्या है, असलियत में क्या है, और उनको विकृत रूप में किस प्रकार हम आजकल जानते हैं। तो ऐसे फिरंगी हम अंग्रेजों को कह देते हैं, या इंडियन, या अन्य शब्द इनका जो है ना, हमें जानकारी कि किस प्रकार शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हम बोलते हैं, और कुछ भाषाओं के आधार पर, कुछ जाति के आधार पर शब्द किस प्रकार विकृत रूप में हमारे सामने हैं, तो उनको खोल करके बताया। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी का बहुत बहुत आभार कि हम कुछ तो लेकर के अपने साथ जाएंगे। इस उम्र में कुछ करने की हमारे अंदर अभिलाषा भी है, लालसा भी है, लगे रहते हैं, लेकिन और भी जो युवा शक्ति है, इन तथ्यों को ज्यादा सुने तो और भी अच्छा लगे कि युवाओं के अंदर ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने तो फिर भी बचपन में भजनियों के माध्यम से, विद्वानों के उपदेशों के माध्यम से इतिहास को पढ़ करके कुछ तथ्य सुने थे, कुछ विकृत रूप में थे, उनकी जानकारी अब और ज्यादा मिल रही है। तो आधुनिक युग में नवयुवकों के सामने अधिक से अधिक ये बातें प्रस्तुत की जाएं, और ये जो पुस्तकें हैं आदरणीय डॉक्टर साहब की, विद्यालयों में जाकर के विद्वान इनको
इन तथ्यों को जा करके रखें तो और भी अच्छा होगा। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। ओम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। जी, माता चंद्रकांता जी। हाँ जी। जी नमस्ते दादी जी। नमस्ते मेरा बेटा। आज तो मेरी बिटिया प्यारी सी संयोजिका बनी हुई है। जी जी बहुत बहुत बधाई हो मेरे बेटे। ऐसे ही आगे बढ़ोगी खूब। आप तो गुरुकुल की में पढ़ती हो तो अभ्यास हो जाएगा अभी से ही। वेरी गुड, बहुत ध्यान, बहुत अच्छा। जी हाँ जी, ये वीर लखनलाल जी तथा आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्या। प्रतिदिन आपका तो उद्बोधन बड़े अक्षम्य तथ्यों को लेकर प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में हम यही पढ़ा करते थे कि सिकंदर थक गया, उसकी फौज थक गई थी इसलिए वापस गए, और आपके द्वारा बताए गए सुंदर अभिलेख के द्वारा कि वो हार गया था और कैसे अनुनय विनय करके हमारे पुरुष के सामने झुककर प्रार्थना कर रहा था कि युद्ध बंद करें। ये एक आश्चर्यजनक और अलब्ध जानकारी थी जो आपने हमें प्रस्तुत की, हमारे सामने प्रस्तुत की और हमें इसका ज्ञान हुआ। और भी अनेक आप इंडोनेशिया की जो बात बता रहे थे नेहरू के बारे में, तो नेहरू को तो अपने हिंदू धर्म का वही एक्सीडेंटल हिंदू जो कहता है, तो बात तो थी उसकी। उनको तो हिंदू धर्म से कोई प्यार ही नहीं था, लगाव ही नहीं था, तो वो दूसरों की चुनौतियों को कैसे स्वीकार करते। तो इसलिए तो उन्होंने बोला कि आप मुसलमान हैं तो आप ऐसे, तो इतना अच्छा तो उनको उत्तर मिला कि मजहब बदला है पूर्वज नहीं। वो आज तक भी रामायण राम कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं। बहुत सुंदर अन्य उदाहरण भी आपने मानचित्र के द्वारा दिखाकर हमें बहुत उद्बोधित किया, बड़ा ज्ञानवर्धन किया। आपका हार्दिक धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और मेरी दया बहन जो कह रही थी कि नवयुवकों को समझने की जरूरत है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ज्ञान होगा तो हम अपनी संतानों को और अपने संपर्क में आने वाले युवकों को, अपने विद्यार्थियों को हम भी बता सकते हैं बेटा। तो इसलिए हमें भी पुरुषार्थ करने में, आप तो अभी भी शायद जॉब में हैं, तो आप तो कभी कर सकती हैं ये कार्य, बड़ा अच्छा रहा। और मेरे आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी तथा अनिल भ्राता जी, सबको अभिवादन और सबको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाए। और प्रिय वीर लखनलाल जी, आपकी यात्रा शुभ हो रही है, आगे भी बढ़ती रहे और सकुशल आप घर लौटे। बहुत अच्छा लगा। कोई कमी हो सेवा में तो अवश्य बता देना, बच्चों को सिखा देना कैसे करते हैं सेवा। नहीं, कोई कमी धन्यवाद। नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। अब आए लोगों के लिए बहुत बहुत कोटि सा प्रणाम। नमस्ते बहुत ही दादी। सुंदर उद्बोधन रहा डॉक्टर राकेश आर्य जी का। नमस्ते बेटा। अब इतने इतिहास जानने के बाद हमको करना क्या है, इस इतिहास से प्रेरणा लेके हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको पहले धार्मिक हमको बनाना है, उसके बाद उन्हें शिक्षा देके विद्वान और वीर बनाना है, और इसके साथ इन चीजों को बनाने के साथ उसे राष्ट्रभक्त जरूर बनाना, जिससे वो अपने राष्ट्र को परम शिखर की तरफ ले चले। जो हमारा पहला इतना बड़ा हिंदुस्तान, जिसके हम जम्बू द्वीप कहते थे, उसको वैदिक प्रचार करके अपने भारत में मिला करके सबके अंदर आर्यों की जो हमारा वैदिक धर्म है उसका प्रचार और प्रसार करें, और सब भाइयों के अंतःकरण को चेंज करके हमारी
संस्कृत के ऊपर और अपने देश को परम उन्नति के शिखर के ऊपर ले जाए। बहुत ही सुंदर उद्बोधन रहा। इस इतिहास को सबको पढ़ के प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बच्चों के लिए पहले धार्मिक, फिर विद्वान और उसके बाद राष्ट्रभक्त बना करके देश की उन्नति में अपना सहयोग दे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, कोट सा प्रणाम। आप बहुत ही विद्वान है। इतिहास हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर हम अपना इतिहास भूल जाएंगे तो हम गर्त की तरफ चले जाएंगे। इतिहास से प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़े। कोट सा प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति। अदिति बेटा, चंद्रिका शर्मा जी को आमंत्रित करो। हाँ जी जी व्यासनंदन शास्त्री जी को। जी जी, वो माइक नहीं खोल रहे अपना। चलो चलो, बोलो तो हम भी खोले तो बुला करे तब खोलते हैं। हाँ हाँ वहां से टच किया करे। हाँ धन्यवाद आचार्य जी। आपने जो चिंतन 2-3 दिनों में किया है, पहले भी किया है, और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अपना इतिहास तो गौरवशाली रहा है, उसको आपने प्रकट किया। और हमारे राजस्थान के अंदर अभी मैं भरतपुर उदयपुर गया था, तो भरतपुर के रहने वाले अवनीश जी के मौसी जी, बुआ जी ने लोकगीतों में ऐसे अपने इतिहास को गाया कि पूछो मत, है ना। मैंने तो थोड़ी सी 1-2 पंक्तियां सुनी थी, बाकी हम ऊपर चले जाते थे। बाकी ये मैं श्रीमती जी के साथ गया था तो वो लोकगीतों के अंदर गाती थी इतिहास को। तो हमारी मातृशक्ति ने अपने बच्चों को इतिहास गा गा करके सुनाया गाँव में, लेकिन क्योंकि आधुनिक भारत के औद्योगिकरण के उसमें गाँव को खत्म करके और एक तरह से समझो सबको नौकर बना दिया। आज आधुनिक शिक्षा पद्धति के अंदर जो भी बच्चा आता है, मैं खुद टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, बच्चे आते हैं कि साहब हम यहाँ पढ़ने आए हैं नौकरी करने के लिए, स्वरोजगार करने की तो भावना कम है, नौकर बनने की ज्यादा भावना है। तो खैर जो भी है, अब धीरे धीरे चेतना आ रही है, सभी लोगों में आ रही है। ये तो महाकाल की लीला है, समय चक्र चलता रहता है। और राकेश जी ने जो तप किया है, किताबें लिखी है, हम ये चाहते हैं कि एक छोटा सा ट्रस्ट बना के उसके अंदर जो तन मन धन, मतलब कोई तन से सहायता करे, कोई मन से करे। मन से तो करनी है, तन और धन, मतलब तन का मतलब जो सेवा करे, पुस्तक ले लेकर के बांटे। और हम जैसे लोग जो भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं, 200, 400, 500, 1000, 1100 जो आहुति दे, है ना, तो उससे क्या होगा कि भाई ये पुस्तकें प्रकाशित होगी, लोगों तक पहुंचेगी और लोगों में चेतना का संचार होगा। क्योंकि जब गौरव हम जानेंगे हमारे पूर्वज कितने गौरवशाली थे, पुरुषार्थी थे, एक भी थे, कोई फूट नहीं थी, सारी गलतफहमियां दूर होगी, तो निश्चित रूप से पुनः भारत जो महर्षि हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था वो पूरा होगा। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जिनको ब्लैक होल कहा जाता है ना, ऐसे अंतरिक्ष में नहीं, पृथ्वी के ऊपर भी है कुछ ऐसे खड्डे हैं या गुफाएं हैं जिनके अंदर आदमी चले जाता है तो भूल भुलैया से वो लौट करके नहीं आते। वो वास्तव में क्या लोकांतरों में जाने के रास्ते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था अखंड ज्योति के अंदर, तो इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप इसके बारे में भी मतलब कहीं से देखें साहित्य। राकेश जी और व्यासनंदन जी तो सुन ही रहे हैं मेरे को। धन्यवाद। हाँ जी 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 ठीक है बेटा, धन्यवाद। अनिल नरोला जी, आप आ जाइए। अच्छा बेटा, नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखनलाल जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन चंद्रकांता जी, दया आर्य जी और सभी जितने भी आर्य जन है सबको सादर प्रणाम। वास्तव में सबसे पहले तो मैं आज लखनलाल जी को बधाई दूंगा और अदिति बिटिया को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज बेटी को संचालन के लिए कार्य दिया और वो बड़ी कुशलता से ये कार्य कर रही हैं। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का आशीर्वाद।
ये एक बार मैंने पढ़ा था एक स्थान पर कि बच्चों को आप जो बताते हैं ना, बच्चे वो नहीं सीखते, बच्चे वो सीखते हैं जो आप खुद करके दिखाते हैं बच्चों को। तो जैसा डॉक्टर अपना लखनलाल जी कार्य कर रहे हैं, वैसा ही देखकर बेटी सीख गए, तो ये वास्तव में सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने कार्य किया कि चाहे संयोगवश ऐसा हुआ कि इनकी अनुपस्थिति में बेटी को करना पड़ा, लेकिन तब भी ये बड़ा एक शुभारंभ हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद डॉक्टर राकेश आर्य जी ने आज जो गौरवशाली इतिहास के बारे में सचित्र वर्णन किया है हमारे देश की प्राचीन संस्कृति का, वह तो वास्तव में ही अनुकरणीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है। आज इन्होंने बताया हमें इंडोनेशिया के बारे में, आज इन्होंने बताया बर्मा के बारे में जिसको अब म्यांमार कहते हैं, इन्होंने बताया सियाम के बारे में जिसको आज थाईलैंड कहते हैं, इन्होंने बताया मलाया के बारे में जिसको आज मलेशिया कहते हैं। इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चली हमें, कितना संपूर्ण जानकारी मिली, वो तो वाकई कमाल की थी और अद्भुत जानकारी थी। ये बहुत ही अच्छी बात रही कि इन्होंने जो इंडोनेशिया के बारे में, जैसा आप बताया, आप भी जानते होंगे सभी कि इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ एयरलाइंस है और वहाँ के हर घर में रामायण मिलती है। भारतीय संस्कृति तो वहाँ बहुत ही फैली हुई है। उसके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें कोई रिसर्च करनी चाहिए, तो वाकई एक इंडोनेशिया रिसर्च करने लायक है कि वहाँ भारतीय संस्कृति का कितना जबरदस्त अनुपालन होता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई इस बारे में, तो वाकई अनुकरणीय है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पिछले महीने में मलेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर गया था किसी ऑफिशियल कार्य से, तो वहाँ पर मैंने देखा कि आपको विश्वास कीजिएगा, उन दोनों देशों में देखकर आप कह नहीं सकते ये मुस्लिम कंट्री है या ईसाई कंट्री है। बिल्कुल वहाँ पर जो भी शब्द लिखे होते हैं, बिल्कुल शब्द चाहे इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ और उनको लिखने का कहीं उर्दू का नाम निशान नहीं है। और मुस्लिम कल्चर का तो वहाँ पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम भी होगा। और हम इस और एक तरफ हमारे पाकिस्तान और इधर ये बांग्लादेश है जो हमारे ऑफ शूट है, हमारे से अलग हुए, और वहाँ पर भारतीय मंदिरों का क्या हाल किया है इन लोगों ने। और इधर मलेशिया और थाईलैंड में जो हिंदू मंदिर मैंने देखे, मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कितनी अच्छी तरह वो भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। और अदिति को आशीर्वाद। जी जी जी, व्यास नंदन शास्त्री जी आप आ जाइए। जी नमस्ते जी। अग्रयाम पुरोहिता, सचमुच आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुस्थिति की पोल थी उसको खोल के रख दी है, और जो सच्चा इतिहास जो काल के गाल में दबी पड़ी थी उस इतिहास को उन्होंने खोल करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस चीज को उद्घाटित करने के लिए आज की संचालिका बेटी अदिति ने बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन का प्रभार लेकर के पिता के अनुपस्थिति को पूर्ण रूप से उपस्थित कर दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। निसंदेह ऐसे ही आर्यपुत्री आगे बढ़ेगी और इसका आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से आज का जो विषय वो बड़ा ही अद्भुत, वैसे तो प्रत्येक दिन का विषय आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत ही अद्भुत रहता है, लेकिन आज का विषय और भी अद्भुत हो गया कि उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातों को हम लोग के सामने प्रस्तुत करके बताई कि किस प्रकार से हम क्या थे और क्या हो गए हैं। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी जो चर्चा हम लोग सुनते आए हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्र कवि मैथेसन गुप्त की ये पंक्ति निश्चित रूप से आज भी वो चरितार्थ करती हुई दिखती है कि जो समस्याएं बार बार जो आज के आधुनिक इतिहासकारों ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत करके जो सत्य इतिहास है उसको छिपा करके जो गलत ढंग से इतिहास प्रस्तुत करके युवकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पढ़ाई खासकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसकी जगह डॉक्टर साहब का इतिहास आना अत्यंत आवश्यक है। और भारत का इतिहास जो 25 मानचित्रों के साथ आगे आने की पूर्ण तैयारी वे कर रहे हैं, निसंदेह
यथाशीघ्र सद्यः प्रकाशित हो, ताकि वयं राष्ट्रे जाग्रे एवं पुरोहिताः और यते मही स्वराज्ये अर्चन स्वराज्यम, ये जो वैदिक उद्घोष है, इसको पूर्ण रूप से हमारी वैदिक परंपरा और वैदिक जो हमारा गौरव रहा है उसको हम लोग के सामने प्रस्तुत करने का पूर्ण सौभाग्य अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोग को तन मन धन से जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी हम लोग करने के लिए उद्यत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार। जी वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। रियांश वशिष्ठ जी शांति पाठ। रियांश शांतिरापि शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जानंद की जय, दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, लेखराम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, ताकि रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, इसकी ज्योति हिलती रहे, इसका झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आज अदिति बिटिया की जय। नमस्ते बिटिया की जय। बहुत ही सुंदर उपलब्ध हो जाएगी, है ना। आपको मैसेज में पूछा है, ये नबी आ गए हैं अपने यहाँ कोई, वो पूछ रहे पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी। नायब आ रही है, डॉक्टर नायब आ रही है। हाँ नायब जी। तो कैसे होंगे जी, वो थोड़ा बताएंगे कैसे उपलब्ध होंगी, यार मैं एड्रेस डाल दें तो भेज दें, हम पेमेंट कर देंगे जो भी होगी। हाँ जी आर्य जी, अभी ये जल्दी ही छप करके आ रही है। पहले इस पुस्तक की कीमत जो हम निकाल रहे थे, एक पुस्तक तैयार करने की जो मैंने तैयार कराई थी वो 800 रुपए थी, जबकि वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन अब हम इसको ज्यादा छपवा रहे हैं, जब कुछ अपने इस मंच के सम्माननीय नरुला जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, व्यासनंदन जी आदि आदि का की रुचि और इच्छा इसमें जागृत हुई, तो मैंने फिर इसको अब जो है अधिक संख्या में छपवाने के लिए तैयारी की है। और इसको ये मुझे लगता है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में पुस्तक आ जाएगी जी डॉक्टर साहब। उस समय हम चाहेंगे कि ये जो है मेरा विचार है कि अब 100 से नीचे की हो जाएगी पुस्तक की कीमत। रंगीन चित्रों के साथ है ये, क्योंकि रंगीन चित्रों से ही उसको समझा जा सकता है, इसलिए इतने प्रस्थान में ये तैयार होकर के आ रही है। और जल्दी ही फिर इसको बस एक इच्छा में रखूंगा कि हम सभी एक बार इस संगठन की भूमिका को लेकर के बैठें कि हम किस तरीके से इसके माध्यम से बड़ा काम कर सकते हैं, इसका कैसे प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो, किस तरीके से इसके पिलर्स खड़े किए जाएं। और हमको राजनीति नहीं करनी है, राजनीति में कहीं नहीं जाना है, लेकिन हमको राष्ट्रनीति करनी है। राष्ट्रनीति के लिए जागरण का जो कार्य करना है, उसके लिए हम सभी एक मजबूत कड़ी हैं अपने आप में, हम ये समझें। और उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं वो सब अपने अपने तरीके से हम एक तैयारी करें। इसकी रूपरेखा के लिए मैं चाहूंगा आदरणीय लखनलाल आर्य जी से कि एक दिन हम सब लोग जो जागरूक हैं और इस विषय में कुछ काम करना चाहते हैं, उनकी एक जूम मीटिंग कॉल कर ली जाए। जूम मीटिंग में बिल्कुल उसकी एक अलग से मीटिंग की जाएगी, अलग से एक मीटिंग आप रख लें, तो उसमें फिर अपनी अभी मैंने
अपनी ओर से ये धृष्टता तो कर दी है कि आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी को उस पुस्तक की जो पीछे की जो भूमिका लिखी जाती है पुस्तक के बारे में जो जाता है, तो उसमें उनको इसका जो अपनी भारत को समझो अभियान समिति है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमने उनका नाम उसमें योजित किया है। कोई दिक्कत नहीं, इसी स्वीकार प्रकार से डॉक्टर व्यास नंदन जी को भी हम चाहेंगे कि उनकी भी अनुमति स्वीकृति हमको मिले। जी उनकी स्वीकृति है उनकी अभी नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है जी। जी जी जी, तो आप सभी से जो मेरा निवेदन है, नायाब आर्य जी हो चाहे कोई भी हो, कि जी। हम अपने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए आप जो है हरियाणा से जुड़े हैं, तो हरियाणा से हम वहाँ के इतिहास को, छुपे हुए इतिहास को कैसे ला सकते हैं। हमें किसी पार्टी की आलोचना नहीं करनी, हमें किसी पार्टी को समर्थन नहीं देना। हमारी तो एक पार्टी है, भारत पार्टी। नहीं, पार्टी से एक नहीं, ही हम पार्टी चाह है, रहे हैं डॉक्टर उसमें साहब, भारत जैसे हरियाणा में प्रतिनिधि कुछ नहीं, सभा कुछ नहीं, है उससे कुछ उससे भी नहीं। हम प्रयास करेंगे। हाँ जी, मैं प्रतिनिधि यहाँ पर सभा के आपको ये मार्फत। भी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे ये भी निवेदन करूंगा कि जी आपके हरियाणा में जो खाप पंचायतें होती थी, जी खाप पंचायतों के पास में 75,000 की, डॉक्टर शास्त्री जी, 75,000 की सेना अपनी हुआ करती थी, जी जिसमें 75,000 वो सैनिक जो लिए जाते थे, वो गांवों में जो ये होते थे खेल, कबड्डी आदि जो होती थी, कुश्ती, उनको अखाड़े बोलते थे। हाँ जी अखाड़ों से उनका सीधा कैंपस सिलेक्शन होता था, जो उसमें अच्छी प्रतिभा होती थी उसको लेकर के राष्ट्र की उस सेना में जोड़ दिया जाता था। और ये खाप पंचायतों का इतिहास उस समय से है जिस समय आपके यहाँ पर तैमूर लंग आया था, तो उसको कर दीजिए। सारा गोल कर दिया, कहीं इतिहास में उल्लेख ही नहीं है। जब बिल्कुल 1857 की क्रांति की तैयारी हो रही थी, तो ये 75,000 की सेना का नायक कौन था, आर्य समाजियों को पता नहीं है, गुरु गिरजानंद जी। जी जी उनको चुना गया था मथुरा में, और जी बाकायदा तलवार भेंट की गई थी, दी गई थी, जी महाराज आप आदेश करें हम काम करेंगे। जी और महर्षि दयानंद जी के उन गुरुजी ने वहां पर वो जस्वी भाषण दिया था कि दांतों तले उंगली दबा गए थे लोग। जी वो उसी में खाप पंचायत में ही मिलेगा आपको पढ़ने को वो इतिहास। ठीक तो बात मैं है जी। यहाँ पर निवेदन ये कर रहा हूँ, मैं फिर से भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं निवेदन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि वहां से हमको ये चीजें निकालनी चाहिए। बिहार जी भी उससे अछूता नहीं है, बंगाल भी उससे अछूता नहीं है, उड़ीसा भी उससे अछूता नहीं है, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। जी सबने अपने अपने क्षेत्र में ऐसी ऐसी पंचायतें इकट्ठी करके, जहां पे मुकदम लड़े हैं, प्रधान लड़े हैं, गांव स्तर के प्रमुख गणमान्य लोग लड़े हैं, राजा का इंतजार नहीं किया। ये बिल्कुल ऊपरी ऊपरी तौर पर जो बनावटी सा इतिहास हमको ला करके परोस दिया जाता है, ये इतिहास नहीं है हमारा। सही बात है जी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत गहराई से काम करने की आवश्यकता है, अपने आप को बचाना है, वैदिक संस्कृति सही को बचाना है। अभी हम यज्ञ हवन तक सीमित होकर के रह गए हैं, हाँ गड़बड़ है जी, ये बात है। वहीं पर जाकर के स्वाहा स्वाहा बोल करके चले आते हैं, सोच लेते हैं कि हम हो गए आर्य समाजी। हाँ हाँ ठीक कह रहे क्योंकि आर्य समाजी तो शस्त्र और शास्त्र का समन्वय का नाम है। जी। तो शास्त्र को लेकर के क्यों बढ़ रहे हो, शस्त्र को भी तो लेकर के आगे बढ़िए ना। उस ठीक शस्त्र बात। को लेकर के आगे बढ़ना और शास्त्र को, दोनों का समन्वय कैसे होगा, यही भारत को समझना है। ठीक तो बात है इस पर जी। मैं फिर निवेदन करूंगा, संक्षेप में बस खत्म करता हूँ। आदरणीय लखनलाल जी हमारी एक मीटिंग कॉल करें संयोजक के रूप में, हम सब उसमें बैठ करके अपने दायित्वों का निर्धारण करें, और हम किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम सब विचार करें। धन्यवाद। बिल्कुल, जी बहुत जल्दी, नमस्ते जी। बहुत जल्दी नमस्ते जी, सादर नमस्ते। बहुत जल्दी आदरणीय जाएगी। धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी का हम बरेली मेडिकल कॉलेज में और आईएमए में हम एक प्रवचन भी कराएंगे, जिससे डॉक्टरों के अंदर भी एक चेतना जागृत हो। वाह 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 जी, हो सकता है एक आध जगह और आपका हम प्रवचन कराएं, आप क्या अवश्य कराएंगे, जिससे डॉक्टरों में चेतना जागृत होनी चाहिए। एकदम एकदम है, बहुत अच्छा। व्यासचंद्र शास्त्री जी की स्वीकृति है, एक बार माइक खोलें व्यासचंद्र शास्त्री जी अपना। जी 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 आपकी जी मेरी स्वीकृति है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। बिल्कुल जी।
ये पूरा हमारी जो उसकी धर्म सभा होगी उसके राष्ट्रीय प्रमुख होंगे आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। और ललितपुर से हमारे गोविंद यादव जी आपके नए मेंबर होंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गोविंद यादव जी की जो हम लगन देख रहे हैं पिछले हफ्ते से नहीं लगातार। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ जी, वो परिवार सहित सुन रहे हैं। हाँ, ये ललितपुर के हमारे नगीने हैं, हीरे हैं, तो इनको हाँ भी जी अपन उस टीम से जोड़ेंगे। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब अपन एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे जिसमें पूरे देश भर के लोगों को कॉल करके उन्हें फोन करके और एक समय निर्धारित कर लेंगे, उसमें बुलाया जाएगा। इस समय के अलावा ये तो 8 से 9 अलग रहता है फिक्स, वो एक टाइम अलग रख लेंगे, इन द मॉर्निंग रख लेंगे कभी भी अपन। ठीक है जी। और हमारे राष्ट्रपति माननीय नरूला जी होंगे। बिल्कुल होंगे वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आवश्यक है आवश्यक है। आपका आशीर्वाद हम उसी रूप में चाहेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सम्मानजनक ढंग से। बहुत अच्छी बात है। आप आपसे तो वैसे इतनी प्रेरणा मिल रही है कि एक अनन्य ऊर्जा भर जाती है अपने अंदर। ऐसा जोश आता है कि पता ही नहीं चलता कि वही बात होती है कि एज इज ओनली ए नंबर। नहीं चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल पुनः जी, जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी को सुनेंगे। और जी भाई। आज तब से मैं बता दूं, मैं थका था, मैं अवेलेबल था हर चीज के लिए, लेकिन मैं चाहता था अदिति बिटिया जब समय दे रही है घर पे बैठ के। ये आपने बहुत अच्छा किया, बेटी बहुत को आज अच्छा आगे किया। किया। बहुत अच्छा किया आपने, उसको बहुत हमने अच्छा एक अवसर दिया है ताकि वो कुछ बोले, किया। कुछ हाँ जी खींचे, हाँ जी। बिल्कुल कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और अपने सामने अगर बच्चे हैं, सभी को नमस्ते, कल मुलाकात कर। चलिए बेटा, बंद कर दो। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। बंद कर दो। बंद कर दो दीदी। हाँ, पिताजी कर रहे हैं।